बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हुकूमत जो है वो इस वक्त आईनी मुद्दत पूरी करने के टास्क के ऊपर गामजन है, लेकिन ये टास्क जो है वो पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम माहौलियात कॉन्फ्रेंस देखें आलमी सतह के ऊपर तो उसमें शिरकत करने के लिए पहुँचे। सऊदी अरब के अंदर एक बड़ी मजलिस का एहतमाम किया गया था कि जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक मौजूद थे, जिसमें उर्दन की मौजूदा सूरत हाल, लबनान की सूरत हाल, ईरान की सूरत हाल और गजा की सूरत हाल उसके हवाले से गुफ्तगू शुनीद हुई। उसके अंदर हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद थी और इसके अलावा जहां पर नुमाइंदगी नहीं थी वहां पर भी नुमाइंदगी हमारी मौजूद है। जनेवा के अंदर भी, लंदन के अंदर भी और मुख्तलिफ और जगहों के अंदर भी नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरफ को गामजन है, क्योंकि अगर मुआशी मंजरनामे को पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मुआशी मंजरनामे में जो अहदाफ हुकूमत पाकिस्तान ने रखे थे बजट की सूरत में, वो अहदाफ मुकम्मल होते दिखाई नहीं दे रहे। पहली तिमाही के अंदर जो FBR ने कैलकुलेशन करनी थी उस कैलकुलेशन के अंदर भी उन्हें वो अहदाफ मुकम्मल होते दिखाई नहीं दिए। और जहां पर टैक्स को इकट्ठा करना था, नए लोगों को शामिल करना था, वो तो टैक्स पेयर्स या फाइल करने वाले, रिटर्न फाइल करने वाले, उनकी तादाद में तो इजाफा हुआ, लेकिन अहदाफ में से 189 अरब रुपए कम महसूल होने के इम्कानात जाहिर किए गए, जिसपे IMF के वफ्द की तरफ से दो चीजें पाकिस्तानी हुकूमत के सामने रखी गई। एक ये कि मिनी बजट लाया जाए ताकि ये जो गैप है इसको फिल कर लिया जाए। दूसरी सूरत ये रखी गई कि अपने अखराजात को कम करें। अपने अखराजात किस तरीके से कम होंगे कि अभी हमें यह मालूम हुआ कि 37 इजलास कौमी असम्बली के हुए हैं और 37 इजलास के मुतबादल में हमारे MNAs ने 1 अरब 10 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वसूल की है। और इस तरीके से अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमारे अहदाफ आगे चल के क्या होंगे। फिर 2 दिन बाद कानूनी मंजरनामा जो है उसके ऊपर भी एक बड़ा रोशनदान खुलेगा और उसमें पता चलेगा कि वो जो किरणें मौसूल हो रही हैं वहाँ से आ रही हैं वो कौन से केसेस की सूरत में आ रही हैं। क्योंकि जो अभी 2 दिन के बाद पहला केस लगाया जाना है 14 नवंबर को आईनी बेंच के हवाले से, जिसमें 5 जजेस मौजूद होंगे। वो पहला केस कौन सा होगा, उसके नताइज क्या रहेंगे, आने वाले केसेस में क्या इम्पैक्ट डालेगा, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। कल भी हमने अवामी इशू और जो हमारा इस वक्त समाजी इशू भी बना हुआ है स्मॉग, उसके हवाले से बातचीत की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक फिगर शेयर की जिसमें मुख्तलिफ शहरों के MQ जो लेवल थे उसके हवाले से बात की गई कि ये इंडेक्स लाहौर का देख लें, मुल्तान का देख लें, फैसलाबाद का देख लें। उन्होंने कराची के इंडेक्स को पॉइंट आउट करके कहा कि ये देखें जी, कराची के हालात बहुत साजगार हैं, आप कराची आ सकते हैं। इसके ऊपर क्या तबसरा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब बहुत मेहरबानी। एक तो आपने स्टार्ट में मुझे बराजमान कह दिया। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी चौक में बैठा हूँ, किसी जलसा गाह में बैठा हूँ। तो आपने मुझे नहीं पता आज किसी का गुस्सा निकाला, हालांकि ये स्मोक मेरी वजह से नहीं है। तो मैंने समझा कि आप कह रहे हैं कि जनेवा में आने का दावत दे दिया और टिकट और वीज़ा सारा कुछ दे दिया है, वहाँ जाके बराजमान हो जाएं। आपने कहा कि ये कराची ठीक है। देखिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सिंध के अंदर पंजाब से ज़्यादा इंडस्ट्री है। कराची पंजाब से, लाहौर से बहुत बड़ा शहर है। कराची में ट्रांसपोर्ट लाहौर से बहुत ज़्यादा है। कराची में इंडस्ट्री जो है वो लाहौर से बहुत ज़्यादा है। कराची में पट्टे, ईंटों के भट्टे जो है वो लाहौर से बहुत ज़्यादा है। कराची में ज़री ज़मीन लाहौर से बहुत कम है। यासर साहब, तो अगर वहाँ पे इंडेक्स रेट कम है, अगर वहाँ पे माहौल बेहतर है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उनकी वज़ीर माहौलियात कराची में है, उनके वज़ीर माहौलियात नहीं कहेंगे। उन्होंने जैसा भी आप कह लें, उन्होंने अपने काम पे तवज्जो दी। हम क्या करें? हमारे यहाँ पे यार हमें टाइम ही हमारे पास नहीं है। हम तो यहाँ तो जब मुझे बताएं कि हम यहाँ तो पुरसकून माहौल में, पुरसकून और पुरफिजा माहौल में जाएं या यहाँ पे रहें, क्या करें ना। बिलावल ने ठीक है, मैं बिलावल की बात की बिल्कुल तायीद करता हूँ, तस्दीक करता हूँ। ठीक है, उन्होंने अगर कराची में ये फिजा होती तो आप कह सकते थे। अब पहले पंजाब के 4 शहर थे, अब पूरा पंजाब है। आपने आज सुबह फजर के लिए उठे थे आप? जी सर। दूसरा शख्स नजर आता था बाहर? सर वो तो शाम के वक्त भी नहीं नजर आता। तो अंदाजा लगा लेना आप। इन्होंने कहा मार्केटें बंद होगी, नहीं हुई। इन्होंने कहा जनाब ये पट्टे बंद होंगे, नहीं हुए। पैसे और भाई लग गया लोगों का, माल स्वाब आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उसी तरह हो रहा है। आइए अभी बाहर निकलते आपको दिखाता हूं कि किस किस जगह पे क्या क्या नहीं हो रहा, किस जगह पे कितना कुछ पैसे वसूल किए जा रहे हैं।
ये मौजें लग गई हैं भाई। ये तो दुआ दे, बल्कि दुआ कर रहे होंगे मुख्तलिफ सरकारी अदारे कि या अल्लाह ये स्मोक रवे उगर साल का और जो 2-2 कार बना लीजिए। तो आप बात करें यार, बात यह है कि जिस मुल्क जिस सूबे में हर शख्स ये कह रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपको क्या कोई तब्दीली नज़र आई है? वहीं से बैठ के कोई अहकामात दे दिए जाते, वहीं से बैठ के कह दिया जाता जनाब फलां कर दे, फलां कर दे। अब मसनूई बारिश पहले आप लोगों ने कहा 11 तारीख को होनी है, 11 के बाद 12 को होनी है, मसनूई कोई नहीं जो नहीं, रब को दुआ मंगो अल्लाह ने कबूल करनी जे। तुम भी बैठ के थे हुक्मराना वाल तुरी जाते हो, कुछ नहीं होना यासर साहब। इकदाम तो अच्छे अवामी क्या अच्छे क्या हुए, चलो मुझे बता दें। सोच रहे हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। वो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब समाअत की एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद थे वहाँ पे। ये पहली दफ़ा थी? नहीं सर, वो सुने तो सही ना, इकदाम क्या कर रहे हैं सर, उसको सराहें आप। क्या करूं यार, मेरी गाड़ी से सियरा ले है, वो किसको पहनाना है? सर वो सुन तो लें सर, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो सुने ना सर। चले सुना दें सर। उन्होंने ये कहा है कि अगले साल हम गुजारिश करेंगे लोगों से कि वो अपनी शादियां जो हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ना रखें। अच्छा। इन 3 महीनों में ना रखें, किसी और महीने में रख लें। तो उससे कहते हैं स्मोक के ऊपर असर कि ये धुआं तुला चढ़ता है क्या? मतलब इसका शादियों से क्या तल्लक है? मुझे एक बात बता देना, मुझे शादियों से तल्लक क्या है यासर साहब? फिर आप कहते हैं मजाक करता हूं मैं। ओ यार, इस सारी स्मोक का शादियों से क्या तल्लक है? बता दें मुझे क्या। सर वो तो एडवोकेट जनरल साहब को पता होगा यार, उन्होंने हुकूमत। यार मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, शादियों से तल्लक क्या है? 3 माह शादियां ना करें, अच्छा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शादियां ना करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी शादियां ना करें, मार्च में आ जाता है रमजान, फिर शादियां ना करो, ठीक है। रमजान के बाद आपके पास 2 महीने रह जाते हैं, उसके बाद शादी हाल नहीं मिलता, उसके बाद आ जाते हैं मुहर्रम। तो क्या करें? यानी अब हम शादियों पर भी हुकूमत की मर्जी से शादी की डेट भी रखें। सदके जावा यार, बहुत कमाल किया इनकी प्लानिंग है, सलूट है जिनको, इनको 2 हार बनाते हैं यार। ये है हमारी प्लानिंग कि यार आप अच्छा शादियां नहीं करेंगे। आप सोचें उन 3 माह में उस शादी घरों में काम करने वाले वेटर, वहां पे सप्लाई देने वाले लोग, वहां पर जो काम करने वाले लोग, वहां के रोजगार से मुतल्लिका लोग, ये उनको पैसे ये देंगे, उनके घर में रोजगार ये पहुंचाएंगे, क्या करेंगे? आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 माह शादियों के हैं। आप ये क्यों नहीं करते? क्या इंग्लैंड ने इस पे काबू नहीं पाया था? बरतानिया में सबसे पहले, ये बरतानिया में था, क्या उन्होंने काबू नहीं पाया था इसमें? क्या? और यार आप काबू पाना चाहें, आप पीटीआई पे काबू पाने के लिए चले हैं। आपको यह पता है कि आधी रात को किस कारकुन को कहां से पकड़ना है। वो स्मॉग में भी पकड़ लेते हैं सर। ठीक है, तो ये मैं तो कह रहा हूं इनके बस पे नहीं है, नहीं तो ये इमरान खान पे डाल देते हैं बानी तहरीक इंसाफ पे, कि स्मोक भी उसकी वजह से है। मैंने तो कहा जो पीटीआई के लोग पकड़े गए ना, 3 अपोजिशन लीडर, वाने बाला है और पंजाब, देखें, तो मैंने कहा शायद स्मोक में पकड़े गए, गलती से हाथ धल गए। मैं कहा शायद स्मोक में पकड़े गए, क्या पता है इनका यार, हो सकता है। क्योंकि नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपने अभी बड़ी समझदारी वाली बात की, मैं तो आफरीन है कि ये 3 माह शादियां नहीं करेंगे। शादियों का स्मोक से क्या तल्लक? ये कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट चलती है, चले जी इन 3 माह में बाकी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दें, बंद कर देना। फिर अगर ट्रांसपोर्ट के चलने से ये स्मोक पैदा हो रही है, तो फिर आप इस तरह करें कि जनाब आप हुकूमत हिम्मत करे, लोगों को वो स्कूटियाँ दे देना, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ दे दें, वो दें सबको स्कूटियाँ कि जनाब ये अब ये करें। और दूल्हे के लिए स्कूटी वाली गाड़ी जो है, कोई स्कूटी टाइप की चीज़ें ला दें। आप पाबंदी लगा रहे हैं शादी ब्याह पे, आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि जनाब हम अगले साल से ये करेंगे। पहली बात यह है कि कितना यकीन है आपको, आप अगले साल हैं? कितना यकीन है आपको? आपने जो अब हाल कर दी है, आपने अब जो कचूमर निकाल दी है, अब जो आपने हमारी हालत इज़हार कर दी है, लोग घरों से निकलना छोड़ गए हैं, हर दूसरा शख्स बीमार है, हर घर के अंदर 3 से 4 मरीज हैं। बेचारे कहां से मेडिसिन लें, कहां से पैसे खर्च करें? मैं अभी आ रहा था, दुकानें बंद करवाने वाले दुकानें बंद नहीं करवा रहे थे, पैसे ले रहे थे, पैसे। इस तरह गाड़ी आई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, वो आ रहे थे, हाँ कल नहीं बंद हो, नहीं, ये क्या है?
अब आप इसका कोई हल निकालें, हल है ही नहीं हमारे पास। आपको पता है यासिर साहब, 3 साल बाद, मैं आपको ये जो बात कह रहा हूं ना, आप नोट कर लीजिएगा, 3 साल बाद आपको दूसरे सूबों से सब्जियों का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत होती है और वो केस होता है तौहीन अदालत का। तौहीन अदालत के केस में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल एक यकीन दहानी करवाते हैं बयान हल्फी लिख के कि मंगल के रोज़ यानी आज के दिन वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक लोगों की मुलाकात करवाएंगे। आज सुनने में यह आता है कि 3 अपोजिशन लीडर यानी ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर दीगर रहनुमाओं के साथ वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचते हैं और फिर खबर ये आती है कि वहाँ से उन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया बशमूल इन तीनों अपोजिशन लीडर्स के। ये याद रहे कि अपोजिशन लीडर का ओहदा वफाकी वजीर के ओहदे के बराबर होता है। तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, अडयाला चौकी मुंतकिल किया जाता है, दीगर जो कायदीन है वो भी उनके हमरा होते हैं और फिर बाद में उन्हें वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। रावलपिंडी पुलिस इस ज़िमन के अंदर एक एलामिया जारी करती है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सियासी जमात के कुछ कारकुनान जो थे वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। यह भी याद रहे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात है उसमें चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बाकायदा तौर पे शिक मुतारिफ करवाई है कि जिसमें सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। सिंगल बेंच ने उसको कलअदम करार दिया हुआ है और वो डिवीजन बेंच में चले गए हैं चीफ कमिश्नर कि मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आज हुआ क्या असल में, इसी पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक अहमद खान साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि फहरिस्त में आपका नाम नहीं था या किसी की मर्जी नहीं थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सबसे पहले तो थैंक यू, आपने आज बड़े ये बर्निंग इशू है जो कि इस फस्तायत और ये बनाना रिपब्लिक जो है इसके से भी अगला स्टेप आ गया है। लेकिन जी हमें कोर्ट के ऑर्डर से हमारा ऑर्डर हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और वहां पे अंडरटेकिंग दी गई कि आज इन लोगों की, चूंकि खान साहब ने हमें बुलाया हुआ था जिसमें अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज साहब थे, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब थे, नाचीज था पंजाब असम्बली से, और फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब थे, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, और ह्यूमन राइट्स कमेटी के वो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रजा साहब। ये हम गए जी उधर, हमने उनको कहा, हम अलग-अलग गाड़ियों में गए, एक हमारा बंदा था हमारे साथ। उधर जाके हमने उनको कहा जी ये हमारा आज मुलाकात का दिन है, तो उन्होंने कहा जी आधा घंटा आप सब्र करें। हम सड़क के दूसरी तरफ खड़े हो गए, सारा आपका मीडिया उधर मौजूद था। फिर हम गए जी, हमने घंटा डेढ़ गुजर गया, फिर हम गए और उन्होंने फिर हमें वापस नहीं आने दिया। हमने कहा जी हमें बता दिया जाए अगर आप मुलाकात नहीं करवाते, क्योंकि ये मुतवातर 5वीं दफा हो रहा है कि मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो हम चले जाते हैं। फिर उन्होंने हमारे साथ मैन हैंडलिंग की जिसमें पुलिस भी थी और सादा कपड़ों में भी लोग थे। सर ये आप देखें कि अपोजिशन लीडर्स हैं अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, अपोजिशन लीडर सेनेट, और फॉर्मर स्पीकर मेंबर कौमी असेंबली, और दूसरे चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी और मेंबर कौमी असेंबली। बकायदा आप वीडियोस देख रहे हैं, मैन हैंडलिंग करके हमें अंदर लेके इन्होंने हिफ्ज़े बेजा में बिठा दिया। इन्होंने हमें कहा जी पानी पी, हमने कहा जी हमने आपका पानी नहीं पीना, आप हमें पहले बताएं तो सही, आप हमें इधर बिठा क्यों रहे? हमारा कोई, हमने क्या किया है? हमने को वायलेशन किया है? हम तो कोई उधर हमने आपका कोई, हमने कोई एहतजाज किया है? हम तो जा रहे थे वापस। और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली को तो गाड़ी समेत और झंडे की इन्होंने बेतौकीरी की है, जिस झंडे की वजह से शहादतें होती हैं। और मैं आपको अर्ज करूं कि देखिए बात ये नहीं है, बात ये कि इतना ये बुखला गया, इनको शर्म हया भी नहीं आती। क्या इन्होंने जो हमें घंटा डेढ़ हफ्से बेजा में बिठाया, इनकी इज्जत बढ़ गई। अच्छा फिर मुझे ये बताइए, आपको छोड़ा किसी काल पे
कोई वहां पे आया, उसने कहा आपको छोड़ दिया जाए, कि क्या कह के छोड़ा आपको? नहीं 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 सर, कोई भी नहीं आया उधर। हमने इनको कहा कि हम बिल्कुल बाहर नहीं जाते, वो मजबूर। अच्छा, उसकी वजह जो मैं समझता हूँ राणा साहब, वो ये बनी कि आपका टोटल मीडिया उधर मौजूद था और डायरेक्ट फुटेजेस चल गई, हर चीज टीवी पे आ गई, मीडिया सारा, क्योंकि मीडिया मौजूद था, तो इनको डेफिनेटली स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सूबाई असेंबली के स्पीकर, इनको पता चल गया होगा। अब उन्होंने को राब्ता उधर किया है, उनका भी हक बनता था, उन्होंने जरूर राब्ता किया होगा, बट हमारे पीछे ना हमने किसी को कॉल की, ना हमारे तो फोन भी ले लिए, हमारे तो फोन गाड़ियों में पड़े थे। हमें इन्होंने कहा जी आप बैठे, लेकिन इन्होंने हमें अंदर बंद कर दिया। और आपको बंद किसी कमरे में कर दिया, हवालात में कर दिया? कहां बंद कर दिया? सर जी हवालात, ऑलमोस्ट हवालात, उधर कमरे कैसे होते हैं राणा साहब? तो हमें इन्होंने वहां पे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं देनी थी, हवालात ही थी, तो हमें बाहर नहीं निकले। इवन हमने एक दफा नमाज पढ़ने के लिए निकले, असर की नमाज का टाइम, तो उन्होंने कहा जी अभी ठहर जाए। फिर को 15-20 मिनट गुजरे, इनको कोई बोगस, इनके जो डफर दिमाग है उनमें कोई चीज आ गई कि ये तो हम बहुत गलत कर बैठे हैं। तो उसके बाद फिर ये हमारे पास आ गए, मिन्नतें करने लगे जी आप ये करें आप। फिर हमें इन्होंने हमें समझे धक्कों के साथ कि अब आप जाएं। तो हमने कहा भाई हम तो नहीं जाते, आप हमें पहले हमारा कसूर बताएं। और यानी ये राणा साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि असल आप देखें कि ये कहां तक बुखलाहट पहुंच चुकी है। 3 अपोजिशन लीडर हैं। मलिक अहमद खान साहब, ये बताइए कि जब इब्तदाई तौर पे आप गए, जितने लोग गए थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि वो फहरिस्त के ऊपर अमल किया जाएगा जो बानी पीटीआई देंगे। उस फहरिस्त में उन तमाम लोगों के नाम मौजूद थे? एग्जैक्ट उन तमाम के नाम मौजूद थे। और फिर अडियाला जेल की इंतजामिया ने मौकिफ क्या अपनाया उस मौके पे? उन्होंने मौकिफ अपनाया जी, आधे घंटे बाद हम आपको बताते हैं। आधा घंटा गुजर गया, ठीक है जी, उन्होंने हमें सड़क के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। फिर हम गए जी, हमने कहा जी हमें हाँ या ना करें। 3 बज गए, उस वक्त उन्होंने कहा जी नहीं, हम आप आपको जाने नहीं देते। हम अपनी गाड़ियों की तरफ चले, हमने कहा जी आप हमें कैसे नहीं जाने देते, हम तो आप हमें मुलाकात करने नहीं देते, हम जा रहे हैं। उन्होंने फिर मैन हैंडलिंग करके शिबली फराज साहब को, उमर अयूब को, मुझे, हामिद रजा साहब को, असद कैसर साहब को बकायदा वीडियोस देख ले। और घंटा 1.5 घंटा उन्होंने हमें हिफ्ज़े मेजाब में बिठाए रखा, और हम तो तैयार थे कि हमें ले जाए, किसी बोगस पर्चों में डाल देंगे, हमें तो यही था। अच्छा, दफा 44 का हम तो टोटल 5 बंदे थे राणा साहब। आप उधर देखे तो सारी पुलिस थी। हमने सर क्या, हम मुलाकात करने गए थे या हम कोई हमने उधर एहतजाज करना था? अच्छा मलिक साहब, ये तो बताइएगा कि आज अगर आपकी मुलाकात होती तो आज क्या फाइनल ऐलान होना था एहतजाज के हवाले से जो खान साहब ने कहा, इसलिए बुलाया था? सर डेफिनेटली देखिए, बात ये है कि ये कहते हैं खान साहब के साथ आप सियासी बातें ना करें, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो चुके हैं। डेफिनेटली हमने सियासी बातें करनी है, और ये भूल में सियासी बंदों के साथ सियासी बातें होती है। और हमारी तहरीक राणा साहब इख्तितामी मराहल में है, और हमने वही हिकमत अमली बनानी है। ये बेशक जितना जोर लगा लें, ये क्या समझते हैं कि हम तो फिर जाएंगे कोर्ट से ऑर्डर लेके हमें पकड़ें? हमको गिरफ्तारियों से डरते हैं, लेकिन ये बुखला के हैं। अच्छा मलिक साहब, आपको बादियो नजर में क्या लगता है कि उस फैसले तक मुलाकात रोकी जाएगी जो डिवीजन बेंच के आगे रखा हुआ है? सर देखिए, अब तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल ही इस वक्त इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ बानी पीटीआई है, वो इनके असाब पे सवार हो चुका है। अब मुझे ये बताएं कि हम 5 बंदे, हमने मुलाकात करनी थी, कोर्ट का ऑर्डर था, सुपरिटेंडेंट जेल ने अंडरटेकिंग दिया हुआ है, उसके बाद कौन सी क़यामत आ जानी थी? आधा घंटा हमारी मुलाकात होती है, उसमें भी 4 बंदे इनके बैठे होते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे असलम गौरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अपोजिशन की टाइज किस हद तक मजबूत हैं? हुकूमती इत्तेहादियों की तो मजबूत दिखाई देती हैं, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात आते हों, लेकिन रद्द-ए-अमल में या इजहार के अंदर वो कहीं उसमें तसल्जुल नज़र नहीं आता, ना ही उन रिश्तों में कोई तज़ब्ज़ुब दिखाई देता है। उसके पीछे की जो कहानी है वो तो सभी को मालूम है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर अपोजिशन किसी तहरीक का ऐलान करती है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े उसमें किस हद तक अपना किरदार अदा करेगी? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कानून साजी हुई, उस कानून साजी के ऊपर भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को एतराज़ात थे। वो एतराज़ात जो हैं, क्या वो बयानात की हद तक महदूद रहेंगे, या फिर उसका किरदार जो है वो असम्बली के अंदर अदा किया जाएगा, या फिर सड़कों की सियासत की जाएगी? तो इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े असलम गौरी साहब ने। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, पिछले कुछ दिनों से बेशुमार बातें चल रही हैं कि एक नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं, गालिबन कामरान मुर्तज़ा साहब को मुकर्रर किया जाएगा, वो जाके अडियाला के अंदर इमरान खान से मुलाकात करेंगे। फिर ये है कि अगर वो नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह के साथ या उनके किसी नुमाइंदे के साथ मुलाकात हो। इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ कयास आ रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, हमारे यहाँ इस पर कुछ ज़ेर गौर नहीं है। असल बात यह है कि जो इनका वफद हमसे मिलता है, जो इनकी टीम हमसे मिलती है, उसमें वो सब लोग हैं जो नुमाइंदे हैं पार्टी चेयरमैन के। तो जिसमें इस वक्त मौजूदा पार्टी चेयरमैन हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब असद कैसर हैं, दोनों अपोजिशन लीडर हैं। तो ये वो सारे लोग वही हैं जो खान साहब ने खुद जिनको नामजद किया हुआ है। मैं समझता हूँ जब उनके नुमाइंदों से हमारी तफसीलन बातचीत हो जाती है, हमारे यहाँ इस चीज़ का एक जहन में एक बात क्लियर है कि जब उनके नुमाइंदों से सारी बातचीत हो जाती है तो फिर खान साहब से मुलाकात इतनी ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी चीज़ है। और इसको किसी ने मैं समझता हूँ कि ऐसे ही किसी की ज़ाती ख्वाहिश के तौर पर इसको लाया गया मीडिया पे, और मैंने तो उस दिन भी तरतीब जारी की थी इसकी। जी अच्छा गौरी साहब, मौलाना साहब लंदन गए हुए हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात के कितने चांस हैं, या नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई दावत उन्हें मिल गई है मुलाकात की? राणा साहब, मौलाना साहब तो ज़ाती और निजी दौरे पे गए हैं, 7-8 साल से बरतानिया नहीं गए थे, और वहाँ पर चूंकि हमारी जमात की अपनी शाखें भी हैं और हर शहर में कोई ना कोई हमारा यूनिट मौजूद है, तो वहाँ से साथियों का मुसलसल असरार आ रहा था। तो वो गए तो ज़ाती और निजी दौरे पे हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो नवाज शरीफ से मुलाकात तो लाहौर में भी हो सकती है, इस्लामाबाद में भी हो सकती है, और मिलते भी रहते हैं। और पिछले दिनों भी आपको पता होगा जाती उम्रा में हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैं समझता हूँ वो इशू नहीं है, लेकिन जब वहाँ गए हैं तो मुलाकात मुतवक्को भी है। आज तक कोई मुलाकात शेड्यूल में नहीं, लेकिन अभी है वहाँ पर कुछ दिन, तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात बन जाए और चले जाए, चाय वाय पी रहे हैं। लेकिन इस तरह से नहीं है कि उसके पीछे कोई प्लान है या कोई ऐसी चीज है। तो आप समझते हैं कि माजी के अंदर कोई प्लान था? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। माजी के अंदर प्लान जो कभी हुए थे तो हुए थे, लंदन प्लान और पता नहीं कौन कौन से प्लान होते रहते थे, लेकिन इस दफा मैं समझता हूँ सूरत थोड़ी डिफरेंट है। वो सूरत नहीं है, और हम बिल्कुल अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, और हमें इनसे गिले शिकवे भी बहुत हैं। मसलन 26वीं तरमीम में तो इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और हुकूमत ने हमारी बात सुनी भी, मानी भी कि हमने अपने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बिल लाए हैं उसमें हमें बिल्कुल नहीं पूछा और कोई एतमाद में नहीं लिया, पूछना तक दोबारा नहीं किया। तो गौरी साहब, ये आपकी बात बड़ी खास आपने गुफ्तगू शुरू कर दी, बड़ी अहम बात है। आपने जो डंग निकाले थे वो डंग दोबारा डाल दिए गए, तो अब इन डंग्स को दोबारा निकालने के लिए आप कुछ करने वाले हैं या फिर चलने दें जो चल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। हमारी उस पर इनसे हुकूमत से बात भी हुई। फिर मौलाना साहब चूंकि पहले से तयशुदा शेड्यूल था, पहले से तय था, तो वो फिर तशरीफ ले गए थे। वो आ जाएंगे 2-4 दिन में, तो उसके बाद वो आगे बढ़ाएंगे। और वो जो आप बात कर रहे थे कि कोई इत्तेहाद की शक्ल और ये वो, तो ये हुकूमत खुद बनाती है। अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना, अपोजिशन को एहतजाज के मौके देना, अपोजिशन की तहरीक को तेज तर करना, हुकूमत की गलतियां होती हैं जो अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग भी करती है, मुतहिद भी करती है और तहरीकें भी चलवाती हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत अपनी उन गलतियों को दोहरा रही है, बल्कि उसकी तरफ बढ़ रही है, जो मैं समझता हूँ बदकिस्मती होगी। और खुद हम तो ये समझते हैं कि हुकूमत के अंदर कोई इतना वजन नहीं है, वो खुद अपने वजन से गिर जाएगी।
और उसकी जो बैसाखियाँ हैं वो आपको जानते हैं, उसके पास किस किस के वोट है और कितना है, उसकी अपनी जाती कैपेसिटी क्या है। तो लेकिन ये है कि इस तरह के हालात पैदा कर रही है कि शायद हमें कोई फिर इनके खिलाफ की तहरीक या कोई ऐसे मूवमेंट की तरफ जाया जा सके। तो आप समझते हैं कि उन वजूहात में से एक वजह आज भी हुकूमत ने फराहम की जो अडियाला के बाहर से 3 अपोजिशन लीडर्स को हिरासत में लिया और फिर बाद में रिहा कर दिया? ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले आपको पता होगा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर रात को जाकर लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। उससे पहले एक वाकया हो चुका है और जिस पे उन्होंने माजरत भी की है, स्पीकर ने भी माजरत की है। लेकिन ये फिर आज जो दूसरा वाकया, उसकी जरूरत क्या थी? फिर आपने अगर कोई उन पे एलिगेशन थे, आप समझते हैं कोई ऐसे एलिगेशन थे जिसमें गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था, तो फिर आपने छोड़ा क्यों? तो ये तमाशा क्यों लगाया आपने? जरूरत क्या थी? अब पार्लियामेंटेरियन है, उनके कोई एहतराम और इज्जत पैदा कर रही है जो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी। गौरी साहब, पंजाब सारा समूह की इज्जत में है, पंजाब की सारी सूरत हाल आपके सामने होगी, लोग बेचारे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला चले इलाज के लिए गई, वज़ीर माहौलियात भी साथ चले गई। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है या हुकूमत आवाम को इसी तरह अज़ाब में देख कर खुश होती है? क्या आप समझते हैं इस पर? मैं समझता हूँ हुकूमत की गैर संजीदगी है, और जब पता था, उनको खुद पता था कि यह सारी सूरत हाल है। मेरे इल्म के मुताबिक तो शायद चीफ सेक्रेटरी भी साथ तशरीफ ले। जी वो भी साथ। तो पता नहीं वो किस जी अगर उनका निजी दौरा है तो समय से 12 कल किसी प्रोग्राम में उनके एक नुमाइंदा कह रहे थे कि जो उनका निजी दौरा, तो हमने कहा अगर निजी दौरा है तो चीफ सेक्रेटरी क्या लेने गए हैं, वज़ीर माहौलियात क्या लेने गई है? वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं है, वजीर है। और यहाँ सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है, आवाम के अंदर रहना चाहिए। अगर आप इन हालात में आवाम को छोड़ के जाएंगे तो आवाम के अंदर एहसास कमतरी पैदा होगा। और आपको पता है कि क्या पूरे पंजाब की सूरत हाल है, पूरे खुसूसी जनूबी पंजाब और लाहौर की क्या सूरत हाल आपके सामने है। तो इन हालात में मैं जाना मुनासिब नहीं है। और ये समझ नहीं आती कि मशीर को, मैंने वही कहा ना, हुकूमत के मशीर ऐसे होते हैं तो उनसे ऐसे फैसले कराते हैं कि फिर अपोजिशन को मौका देते हैं कि वो अपनी तहरीकों को तेज़तर करें और मुनज़्ज़म करें। अच्छा गौरी साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद हो जाएगा या फिर ये अगले इलेक्शन कमिश्नर पे जाएगा, या फिर आप समझते हैं इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो ही नहीं रहे? देखिए, आपको शायद दिल में नहीं है कि ये 26वीं तरमीम में एक ये भी शिक थी, इनकी क्लास ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले किए गए उनको गैर मौसर किया जा सके जी। और जब इस वक्त आप पार्लियामेंट उसको अगर गैर मौसर करती है तो वो फैसला कालअदम हो जाए। तो हमने उस पर ज़बरदस्त हमने इनको स्टैंड लिया। और हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीटें हैं इसमें शायद पीटीआई को तो मिलनी है। अगर पीटीआई को नहीं मिलती तो जेयूआई को इसमें कम से कम 8 सीटें केपीके में और 3 मरकज में मिलती है। लेकिन हमने अपना स्टैंड जो मौक़िफ़ था बिल्कुल रखा। हमने कहा कि हम अगर आज इस बात पे करेंगे, कल किसी और फैसले को पार्लियामेंट कालअदम करेगी। तो ये एक नई चीज़ जो पैदा हो रही है, हमने इसके खिलाफ वजामत की। मैं समझता हूँ इसे हम सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में छोड़ दें। ये इलेक्शन कमीशन अगर मुतनाज़ा है तो नया आ रहा है, खैर होता यही है कि नया आएगा तो हम उसको ही मुतनाज़ा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज थे, उनको भी हमने मुतनाज़ा किया। एक जज साहब थे तो हुकूमत समझ रही थी चले गए तो हम गिर जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। दूसरे जो आ रहे थे तो दूसरी पार्टी ने समझा कि उनके आने से मेरा ख्याल रिलीफ बहुत मिल जाएगा। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों मुतनाज़ा हो गए। तो हमें थोड़ा सा सियासतदानों को भी इस पर ख्याल करना चाहिए। आप जजेस को, अदालतों को हमें बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, उनको उनका काम करना देना चाहिए। अच्छा गौरी साहब, चूँकि आपकी पेशन गोइया भी मैं आपको चूँकि बड़ा पुराना आपको इस वाले से जानता हूँ, क्या देख रहे हैं, हुकूमत टाइम पूरा कर लेगी? जिन हालात से गुजर रही है तो अभी तो बैसाखियों पे खड़ी है ना। एमक्यूएम बैसाखी है, बाप बैसाखी है। खुद पीपल्स पार्टी जो है वो बाजार तो इनको सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना वो बनना चाहते हैं। तो अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती पीपल्स पार्टी, बड़ी पार्टी होने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि वो समझ रहे हैं कि हुकूमत के अंदर वो चीज़ नहीं है कि अवाम को कुछ मदद कर सके और अवाम में अपनी साख बहाल कर सके। इसलिए पीपल्स पार्टी अपने कैरेक्टर पे कुछ आँच नहीं आने देना चाह रही, वो अपने आप को मुतमद्दिल पार्टी समझ रही है अगली हुकूमत के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बस चल रही है, जिस दिन तेज हवा का झोंका आया उस दिन बस टाइट फिश हो जाएगी। बहुत शुक्रिया असलम बुखारी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जो परसों केस लग रहा है उसके हवाले से क्या बाज़ सुनाई देती है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के हवाले से क्या बात है कि रिटायरमेंट के बाद कोई नए लग रहे हैं, या फिर वो जो क्लॉज नई मुतारिफ करवाई गई थी उसमें अगले के आने तक यही रहेंगे। मीटिंग्स तो हो चुकी हैं। राना साहब क्या समझते हैं कि वो जो मीटिंग्स हुई गुज़श्ता दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को लेके, क्या कोई सूदमंद रही? खबर दूं आपको? जी जी, खबर के लिए सर पूछा, और अज़रा तफन्नुन तो सवाल नहीं कर सकता। आपका पता कोई नहीं क्या? क्योंकि आपने पहले एक ऐसा दचका मुझे दिया, वो 3 माह शादियों वाला, तो अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल रहा। नहीं, क्या मतलब इस बात का कि आपका कोई इरादा और चल रहा है? यार जो शरा में है उसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, वो दोस्तों की शादी थी, कुछ रिश्तेदारों की शादियां थी, अब क्या शादी हाल जो है वो इसको इसमें रखा जाए। ये मुझे क्लिप प्रोड्यूसर साहब चाहिए ज़ाती तौर के ऊपर। जी जी। अच्छा, बात ये है कि यासर साहब ना मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को दोबारा मौका मिलेगा। अच्छा, मैंने क्या शायद कहने लगे ना मैं आपको खबर दे देता हूँ ना, और ना जिसके मतलब सोचा जा रहा है एक और साबिक चीफ के मतलब, जिस पे आज कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है, जो हमेशा वक्त से पहले ट्वीट कर देते हैं और बाद में डिलीट कर देते हैं, कि जनाब फ़लाँ शख्सियत जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको इलेक्शन कमीशन लगाया जा रहा है। दोनों नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये दोनों नाम नहीं है। नया इलेक्शन कमीशन आएगा और सर्विस ब्यूरोक्रेट, हाज़र सर्विस हो, रिटायर्ड हो या कोई भी हो, रिटायर्ड जज भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, वो आएगा, उसको ये देंगे जिम्मेदारी जो काफ़ी हद तक काबिल कबूल हो। मैं ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, जो काफ़ी हद तक काबिल कबूल हो। ये मौजूदा जो है इनके इतने केसेस हैं, इतना बड़ा फड्डा बनना है कि आप सोच नहीं सकते। अब वो चीज़ें रह नहीं गई, वो सारा कुछ है नहीं। और जो जिन लोगों ने ये ट्वीट किया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ रहे हैं, तो उनको शायद नहीं पता कि अब उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जिनकी ख्वाहिश है उनकी ख्वाहिश में ये नाम शामिल नहीं है, ये दोनों नाम शामिल नहीं है। कि मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ, आपको वक्त के साथ ये चीज़ें साबित हो जाएगी। उसमें अपोजिशन की राय शामिल होगी? देखें, कानूनी तौर पर तो अपोजिशन की राय लेनी पड़ेगी ना, लेकिन कानूनी नहीं, एक दिखाने के लिए लेनी पड़े। आप किस तरह उनकी राय के बगैर कर लेंगे? चले मुझे ये बता दें। आपने एक अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया हुआ है ना, आप उनकी राय के अगर तो आप उनको जुडिशल कमीशन में भी ले सकते हैं, ले रहे हैं। अगर आप उनको मुख्तलिफ कमेटियों में भी ले रहे हैं, बेशक उसके बाद उनकी वक़्त यह है कि उनको एक चौकी के अंदर बंद कर देते हैं। अब ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर तो उस वक़्त तक माहौल ऐसा रहा, उस वक़्त तक कोई तहरीक ना चली, तो फिर तो होगा। और अगर कोई तहरीक चल गई तो फिर हो सकता है किसी से भी ना पूछा जाए और फैसला किसी और जगह से हो जाए। फिर हो सकता है हुकूमत से भी ना पूछा जाए, हुकूमत होगी नहीं। उससे पहले मुलाकात होती और ऐलान होता देखते हैं। मुलाकात किसकी? मानिए पीटीआई से मुलाकात होती, पीटीआई कल शायद हो जाए। ये मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, कल या परसों में मुलाकात हो जाएगी और एग्जीक्यूशन उस तहरीक की हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर तो ये सोचते रहती है ना कि जनाब FIA की टीमें चली जाती हैं अडियाला जेल के अंदर कि जनाब ये ट्वीट किसने किस तरह चला गया, ये बात बाहर किस तरह निकल गई, ये फ़लाँ किस तरह हो गया। तो वो जो अभी बुचर साहब कह रहे थे ना, मलिक अहमद खान साहब, कि पहुँच जाती है बात, तो बात पहुँच जाती है, मुलाकात भी हो जाएगी। 14 तारीख को तारीख है ना, 14 को तो दूसरी तरफ आईनी बेंच का भी पहला केस सर, वही भी है, तारीख भी है ना एक। तो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल भी हैं, है ना, तो जाएंगे। हो सकता है, मुझे तो किसी शख्स ने यह भी बात बताई है कि जो प्लान है सारा वो ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सारा कुछ रुक भी सकता है। उन्हें भी पता था कि जब तहरीक जिस दिन शुरू होगी या जिस दिन मैं ऐलान करूँगा या जिस दिन कोई ऐलान करेगा, तो उस दिन मुलाकात भी बंद हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो वो सारा कुछ करके, वो क्रिकेट का खिलाड़ी है और ज़हन में रखिएगा, वो हमेशा उसने वो मैच जीता इमरान खान ने, उसकी तारीख है, चाहे वो सियासी मैच हो। देखिए, लोग पहले कहते थे कि जी वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का मैच था,
उसने पाकिस्तान की सियासत का मैच भी जीता 8 फरवरी को। उस वक़्त जब खिलाड़ियों से आप बल्ला छीन के सारा कुछ आपने उससे छीन लिया, तो किसी को चारपाई पकड़ा दी, उसने उससे भी छक्का मार दिया। किसी को आपने जारू पकड़ा दिया, उससे भी छक्का मार दिया। किसी को आपने जूते का निशान दे दिया, उससे भी उसने छक्का मार दिया। किसी को आपने खाली विकेट दे दी, उसने उससे भी छक्का मार दिया। ये नहीं है, या नहीं ने मारा, साबित किया ना। और वो सियासत का भी खिलाड़ी है बेहतरीन, उसने साबित किया है, और उसने अपने आप को साबित किया है कि मैं सियासत का भी खिलाड़ी हूँ। देखें, जेल जो थे जेल, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता रहा हूँ ना, तो मैंने जेल काटी हुई है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। जेल पहले 3 माह या इंसान खा जाती है या जेल काटने वाला जेल खा जाता है, पहले 3 माह। तो वो जेल खा गया। मुझे खुद बल्कि मुझे क्या, वो टीवी पर भी कहा एक वफाकी वज़ीर ने, उसने कहा हमें नहीं उम्मीद थी कि इमरान खान जेल इतनी काटेगा, और अब हम पछता रहे हैं कि हमने उसे गिरफ्तार क्यों करवाया। अगर वो जेल से बाहर होता तो इतना पॉपुलर ना होता। उसने जेल के अंदर जाके ना सिर्फ पॉपुलर हो गया, बल्कि उसने साबित कर दिया है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर हूं। भाई, जिन लोगों ने कहा, जो लोग कहते हैं ना कि फलां शख्स ने इतने साल सजा काटी, फलां ने काटी, उन लोगों की जेल काटना और इमरान खान की जेल काटने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उस वक्त जेल काट रहे थे जिस वक्त उनके सूबों में उनकी हुकूमतें में थी। यहाँ पर जेल इमरान खान वो काट रहा है जिस जेल में, जिसकी मुलाकात के लिए 3 अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हो जाते हैं, साबिक स्पीकर गिरफ्तार हो जाता है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन गिरफ्तार हो जाता है, जहाँ पर जुडिशल कमीशन में बैठने वाले 2 लोग जिन्होंने जजेस की तैनाती का भी फैसला करना है, चीफ जस्टिस की तैनाती का भी फैसला करना है, वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये जेल तो ये है ना। तो मैंने याद है, मैंने एक दिन कहा था, आपने बड़ा फिक्रा मुझे कहा था कि जी वो लोग कह रहे हैं जी 5 स्टार होटल है, तो मैंने कहा था वो मिल के दुआ करें, फिर ये सारा 5 स्टार होटल जो है ना, ये हुकूमत को मिल जाए, जो जो चाहता है उसको मिल जाए। ये तो जो कहता है 5 स्टार होटल, फिर उसको 5 स्टार होटल मिल जाना चाहिए। जो समझता जेल है उसे जेल मिल जानी चाहिए। तो यह सर मुलाकात भी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। हम कल परसों जब प्रोग्राम कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जिन लोगों की ख्वाहिश है कि तैनातियाँ रहें, मेरा तो ख्याल है शायद वो तैनातियों से पहले ही उनके साथ कुछ हाथ ना हो जाए। सुना है कि किसी बंदे को बड़ा तेज़ करंट लग गया, इत्तला मिल गई है किसी को। क्या मिल गई? शॉक लगा किसी को ना, करंट लगा है, किसी को इत्तला दी गई है कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। और वो कितनी देर तक वो आसान के ऊपर वो शौक सवार रहेगा? मेरा ख्याल है काफ़ी दिन रहेगा। अच्छा। और उसके बाद तबीयत ठीक हो जाएगी? तबीयत तो नहीं ठीक होनी। अच्छा। वो तबीयत मुझे लगता है कि ख़राब हो जानी है, और इलाज के लिए जो है ना वो कहीं और ही रहना बने, शायद पाकिस्तान में उसका इलाज ना हो। क्या समझते हैं आईनी बेंच का पहला केस या इब्तदाई केसेस तरजीहात में कौन कौन से होंगे? देखें जी, जो तो हुकूमत ने एप्लीकेशनें दी हैं वो उन्होंने दी हुए, सबसे पहले तो वो चाहेंगे कि महसूस नशिस्तों का केस, हुकूमत की दरखास्त है ना, वो काजी फायदी साहब ने कहा था ना कि वो सुन लें। मैं तो नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था अगर वो आती है तो वो ये नहीं सुन सकते। फुल आपको 13 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा, और उन्हीं 13 इस वक्त मौजूदा जो जजेस हैं 13 बनाना पड़ेगा ना। काजी साहब चले गए, उनकी जगह किसी जज को तो रखना पड़ेगा ना। वो खाली कुर्सी तो नहीं लिख देना ना, 13 जब बेंच बनाना पड़ेगा ना। तो जो मौजूदा खेप है इस वक्त यहाँ पे, उसी में बनाएंगे ना आप। और वो जो उस बेंच का हिस्सा थे उन्हीं से बनाएंगे ना आप। अमीनुद्दीन साहब इस बेंच का हिस्सा थे ना, मंदोखेल साहब इस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी इस बेंच का हिस्सा थी, मुनीब साहब भी थे, शाह साहब भी थे। तो बनाएं आप बेंच, तो फैसला ले लें। लेकिन अगर आपने खुद कहा कि या अगर आप कहते हैं कि वो नहीं, हमने पहला वो केस लगाना, तो उसके बाद तो बड़ा केस है ही कोई नहीं। ये पीटीआई ने एक एप्लीकेशन दे दी है, वो तो आज दी है। तो आपको वो उस एप्लीकेशन को अगर आप कहते हैं कानून के मुताबिक नहीं सुना जा सकता, तो आपने सुना एक केस, वो केस जिस पे काजी फायदीसा साहब ने अपना ही नज़रसानी केस को रिपीट किया था। तो आपने जब एक रख दिया बुनियाद, तो किस तरह आप नहीं कर सकते? सारी बात है, ट्रेंड आपने सेट किया हुआ है, तो उसी की नज़ीर की बुनियाद के ऊपर अगली भी फाइल की जाएगी।
दरख्वास्त, फिर उससे अगले भी की जाएगी। देखिए कि किस दरख्वास्त पे कब तक सुनवाई होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।